हाइब्रिड फंड्स हैं क्या? हाइब्रिड फंड्स आपको ऑप्शन देते हैं इक्विटी और डेट के मिक्स का। सेलेक्ट तो आपको ही करना है। तो फिर ये हाइब्रिड फंड्स एक ही तरह बस सिर्फ इक्विटी और डेट में ही करते हैं इन्वेस्ट या और कहीं भी करते हैं? इन्वेस्टर हैज टू डिसाइड कि उसे इक्विटी का कंपोनेंट रखना कितना है। और हाइब्रिड फंड्स को हम क्या स्मार्ट फंड्स कह सकते हैं? किसी भी एमसी में आपको एक ही मिलेगा, ये आइदर और है। ये फंड्स क्या कहते हैं आप? सेफ इन्वेस्टमेंट है? वो फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, बड़ा तालाब इन्वेस्टमेंट की इस फाइनेंशियल अवेयरनेस टॉक में आपका आज फिर से एक बार स्वागत। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नए इन्वेस्टर्स के लिए और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी, और ये है हाइब्रिड फंड्स। सबसे बेसिक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। ओमनाथ जी, ये बताइए कि हाइब्रिड फंड्स हैं क्या? हाइब्रिड फंड्स वो फंड्स हैं जिसमें एक से ज्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, एक से ज्यादा एसेट क्लास, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए एक लेमैन के लिए, क्या मतलब है इस बात का? जैसे एसेट क्लास कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से इक्विटी और डेट, जो फिक्स्ड इनकम कैटेगरी का डेट हुआ और इक्विटी, ये दो एसेट क्लास हो गए। तो ये दोनों जब एक ही फंड में हैं तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड फंड्स। अच्छा, सो इक्विटी और डेट इन दो में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको हम हाइब्रिड फंड बोलेंगे। एग्जैक्टली। तो फिर ये हाइब्रिड फंड्स एक ही तरह बस सिर्फ इक्विटी और डेट में ही करते हैं इन्वेस्ट या और कहीं भी करते हैं? जब अपन मल्टी एसेट कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पे फिर डेट, इक्विटी और कमोडिटी भी आ जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा, डेट, इक्विटी, गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब जहाँ पे मिक्स एंड मैच हो रहा है, एक से ज्यादा जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका ही मतलब हुआ ये हाइब्रिड। एग्जैक्टली, जैसे इक्विटी फंड्स सेपरेट होते हैं, डेट फंड्स अलग होते हैं, हाइब्रिड का मतलब होता है कि इक्विटी और डेट दोनों जिसमें दोनों में ले हुए हैं जहाँ पे। ओके, और ये क्या एक ही तरह के होते हैं या इनमें भी कोई टाइप्स हैं, प्रकार हैं? म्यूचुअल फंड में आपको हर चीज के प्रकार मिलेंगे, मतलब यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड्स। तो इसमें भी कई प्रकार हैं। अगर हम शुरुआत करें, किसी में इक्विटी कम, किसी में इक्विटी थोड़ी मीडियोकर, किसी में इक्विटी का कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा, तो उसी बनस्पत में आपके फिर डेट फंड्स, डेट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी कम और ज्यादा होते हैं। ओके, तो आपने कहा इक्विटी और डेट, इनका कोई परसेंटेज फिक्स्ड होता है या नहीं? रेंज होती है। रेंज होती है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए ना, मतलब कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि कहाँ मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए क्या एरिया सही है? शुरुआत करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से। ओके, अब ये कोई नया तरीका है, नया इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, क्या है? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइजेशन ऑफ फंड्स जो नॉर्म्स है उसमें कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स एक कैटेगरी है। ओके, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें इक्विटी की एक रेंज है 10 to 25%, ये इक्विटी की रेंज है। ओके, तो मिनिमम 10% विल बी इक्विटी या फिर मैक्सिमम 25% विल बी इक्विटी। ओके, जब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव मतलब रिस्क कम? कंजर्वेटिव नाम से तो रिस्क आपको समझना है कि आपके लिए कम है कि ज्यादा है। किसी को 10% इक्विटी भी ज्यादा रिस्क लग सकता है, किसी को 25% इक्विटी भी कम लग सकता है। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में लेकिन इक्विटी रहेगा 10 और 25% के बीच में। बाकी जो बचा हुआ है फ्रॉम 75% to 90% इट विल बी डेट, वो डेट रहेगा। ओके, आपने एक नाम तो बता दिया हमको कंजर्वेटिव, फिर दूसरा नाम क्या है और तीसरा नाम क्या है? क्या अलग अलग जो टाइप्स हैं वो टाइप्स एक बार सिर्फ नाम ही बता देंगे तो? बैलेंस फंड, ओके, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ओके, डायनेमिक एसेट एलोकेशन जिसको बैलेंस एडवांटेज फंड भी कहा जाता है, और फिर जब मल्टी एसेट की बात करेंगे तो मल्टी एसेट फंड्स। सो जब आप बोलते हैं कंजर्वेटिव फंड, तो अब कंजर्वेटिव फंड किन लोगों के लिए? जो बिगनर्स हैं वो इन्वेस्ट करें वहां पे, या जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, वो इन्वेस्ट करें? किन लोगों के लिए वो बेहतर फंड्स हैं? देखिए, इक्विटी की जब आपको रेंज पता है कि 10 to 25% इक्विटी इसमें रहेगा, तो इन्वेस्टर हैज टू डिसाइड कि उसे इक्विटी का कंपोनेंट रखना कितना है। If he is comfortable between 10 to 25%, then it's good. ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे एक लाइन में बताइए कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं क्या, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस बात को? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स अगर एक लाइन में समझना हो तो 10 से 25% जिसमें इक्विटी होती है, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 25%, और बाकी बचा हुआ डेट पोर्शन में इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। और हाइब्रिड फंड्स को हम क्या स्मार्ट फंड्स कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजमेंट के लेवल पे उनको स्मार्टली मैनेज किया जा रहा है। ओके, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर खुद अगर एसेट एलोकेशन करना भी चाहे तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो डाउटफुल है। इसमें टैक्सेशन का एक फर्क पड़ता है। जब आप अपना एसेट एलोकेशन इक्विटी और डेट का चेंज करते हैं, आप अपना बैलेंसिंग और रिबैलेंसिंग खुद के एंड पे करते हैं, तो टैक्सेशन आपके एंड पे आता है। लेकिन जब आप फंड मैनेजर करता है
हाइब्रिड फंड्स में, तो वो फंड के एंड पे आता है। अच्छा, अपने एंड पे करेंगे तो हमारे को आएगा, मतलब इन्वेस्टर के पास आएगा, और अगर कोई एजेंसी करेगी फंड मैनेजर हाँ, मतलब इस फंड में अगर फंड मैनेजर बैलेंसिंग या रिबैलेंसिंग कर रहे हैं तो वो फंड के एंड पे, मतलब आपकी एनएवी पे वो टैक्सेशन आता है, आपके ऊपर नहीं आता। राइट। मतलब आपका कहने का मतलब है ये जो हम बैलेंस कर रहे हैं या जो हाइब्रिड हम कर रहे हैं, ये हम अपने एंड पे भी कर सकते हैं। हमने अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया और वो भी क्या हाइब्रिड ही कहलाएगा? वो हाइब्रिड नहीं कहलाएगा, वो एसेट एलोकेशन कहलाएगा। आपने कहीं इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में किया है या इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया है, इक्विटी डेट फंड में किया है, वो आपके एंड पे हाइब्रिड हो गया, आपका पोर्टफोलियो हाइब्रिड हो गया। कंजर्वेटिव हाइब्रिड की जब हम बात कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड में अगर इक्विटी और डेट है तो वो वहीं पे एसेट एलोकेशन आपका इक्विटी और डेट का हो गया। अच्छा, तो आपने कंजर्वेटिव हाइब्रिड बताया था, दूसरा आपने एक कैटेगरी बताया बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स की। अब उनके बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या है बैलेंस? मुझे जो समझ में आता है बैलेंस का मतलब 50-50, तो क्या यही मतलब है इस बात का? नहीं, यहाँ बैलेंस हाइब्रिड फंड का मतलब होता है कि 40% मिनिमम और 60% मैक्सिमम इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी बचा हुआ डेट फंड्स में होता है, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस हाइब्रिड फंड। जब आपने कंजर्वेटिव का पूछा था तो इट वाज 10 to 25, राइट। अब बैलेंस हाइब्रिड फंड में इट इज बिटवीन 40 to 60। इसके अलावा तीसरा आपने अग्रेसिव बोला था, अग्रेसिव में परसेंटेज कैसे बदलेगा? एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में मिनिमम 65% इक्विटी कंपोनेंट होता है एंड इट कैन गो अप टू मैक्सिमम 80%, रेस्ट विल बी डेट। अच्छा, तो ये जो तीनों फंड्स हैं, कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड और अग्रेसिव, इनमें परसेंटेज ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अलावा और क्या अंतर? परसेंटेज ऑफ इक्विटी का ही मेजरली अंतर है। तो जैसे परसेंटेज ऑफ इक्विटी अगर इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली उसकी वॉलेटिलिटी फंड की बढ़ जाती है, ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ बढ़ जाती है। कंजर्वेटिव में 10 to 25 है, बैलेंस हाइब्रिड फंड में 40 to 60 है, एग्रेसिव हाइब्रिड में 65 to 80 है। तो ऑब्वियसली एग्रेसिव विल बी मोर वॉलेटाइल देन कंजर्वेटिव। अगर हमें एक लेमैन की तरह समझना हो कि मुझे फाइनेंस का कुछ भी ज्ञान अभी नहीं है और मैं ये समझना चाहती हूँ, तो किस तरह के फंड में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? ऐसा कुछ कोई कैटेगरी ऐसा है क्या? मतलब क्या, कैसे समझें ये बात? उस बात को समझने के लिए ही इक्विटी और डेट की लिमिट्स फंड के नाम के साथ में डिसाइडेड है। Okay. Conservative hybrid fund will always be between 10 to 25. Balanced hybrid fund equity component will always be between 40 to 60%. और aggressive hybrid fund there will be always equity component which is between 65 to 80. तो अब इंडिविजुअल को अपने एपेटाइट के हिसाब से, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से ही हैज टू चूज कि कौन से फंड्स में जाना। ओके, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी उम्र वाले लोगों को इसमें करना चाहिए, इस तरह के जॉब वाले लोगों को यहाँ करना चाहिए, इस तरीके का कुछ नहीं। मेरी रिस्क एपेटाइट कितनी है, एग्जैक्टली, और मेरी ऑफ कोर्स एज कितनी है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस पे ही डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी समझ कितनी है, समझ और जरूरत दोनों ही। एग्जैक्टली। ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अब आपने तीनों फंड्स में बताया कि परसेंटेज डिसाइडेड है, परसेंटेज में आपने मिनिमम और मैक्सिमम बताया, तो क्या वो मिनिमम और मैक्सिमम तो फिक्स्ड है ऑफ कोर्स, तो उसके बीच में क्या वेरी करता है एक फंड जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी? डेफिनेट, फंड मैनेजर जब फंड को मैनेज करते हैं तो अगर इफ ही फील्स की मार्केट महंगे हैं तो ऑब्वियसली वो इक्विटी कंपोनेंट को कर्टेल कर सकते हैं, और उन्हें अगर ऐसा लगता है कि मार्केट अभी फेयर प्राइस पे है तो डेफिनेटली वो अपना इक्विटी कंपोनेंट जो वो हायर साइड तक रख सकते हैं वहां तक ले जा सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 40% इक्विटी वाले में जमा किया है पैसा तो 40% हमेशा रहेगा लाइफ लॉन्ग? नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपनी रेंज में ही रहेगा, लेकिन इट कांट बी कि 40 में आपने जिस दिन इन्वेस्ट किया था उस दिन 40 इक्विटी थी तो वो नहीं बढ़ सकता। अगर उसकी रेंज 40 to 60 है तो वो बढ़ सकता है। ये फंड्स क्या कहते हैं आप, सेफ इन्वेस्टमेंट है? देखिए, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, आपको ये देखना है ये मेरे लिए काम के हैं कि नहीं है। आपको लगता है कि इक्विटी का जो रेंज है वो आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो वो आपके काम के हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि इक्विटी का ये रेंज नहीं, ये होना चाहिए, तो वो आपको चूज करना है। मैं तो उस स्थिति में नहीं हूँ बताने के लिए कि ये फंड आपके लिए है कि नहीं। ठीक है, तो सबके लिए सब लोग जमा कर सकते हैं इसमें पैसा, सब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ऐसे भी लोग हैं कि जिनको नहीं करना चाहिए हाइब्रिड फंड? नहीं, सब कर सकते। ये जो आपने परसेंटेजेस बताए हैं, अब ये तय कौन करता है कि कितना पैसा कहाँ रहेगा? फंड मैनेजर तय करता है? फंड मैनेजर तय करते हैं और फंड मैनेजमेंट की स्टाइल तय करती है। और अगर आपको एग्जैक्टली देखना है कि कौन सी एएमसी क्या फिलॉसफी को फॉलो करते हैं तो आप एएमसी की वेबसाइट पे जा करके उस हाइब्रिड फंड की फिलॉसफी को चेक कर सकते हैं। बस एक आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ कि बैलेंस हाइब्रिड फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड किसी भी एएमसी में आपको एक ही मिलेगा, ये आइदर और है। फिर से बोलिए एक बार।
बैलेंस हाइब्रिड फंड हाँ। और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ओके। किसी भी एएमसी में एक ही फंड होगा। दोनों कैटेगराइजेशन के हिसाब से दोनों एक एएमसी में नहीं मिलेंगे। ओके, इसका मतलब ये कि एक एएमसी अगर बैलेंस्ड एडवांटेज लिए हुए है, बैलेंस हाइब्रिड फंड लिए हुए हैं तो उनका फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? वो कैटेगराइजेशन में वो एक ही कैटेगरी में आते हैं इसीलिए। अच्छा, वो दोनों एक ही कैटेगरी, नाम तो अलग किसी है। भी एएमसी के पास में एक कैटेगरी का एक ही फंड होता है। ओके ओके, आपने एक शब्द बोला था बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये बैलेंस्ड एडवांटेज, बैलेंस भी है, एडवांटेज भी है, क्या क्या मतलब है इस बात? बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसको डायनेमिक एसेट एलोकेशन भी कहा जाता है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इसमें इक्विटी कंपोनेंट में वेरी फ्रॉम 0 to 100%। ओके। एंड डेट कैन वेरी फ्रॉम 0 to 100%। अच्छा, आपने कहा वेरी कर सकते हैं 0 to 100%। उसकी रेंज, मतलब इक्विटी की जो रेंज है वो पूरी ओपन रेंज है, है। हो सकता है 100% इक्विटी में कर दे हमारा फंड मैनेजर, या हो सकता है 100% डेट में कर दे। एग्जैक्टली। ये फंड मैनेजर ही तय करता है? ये कौन तय करता है? जो फंड मैनेजमेंट की एक स्टाइल होती है, एमसी का एक बिलीव होता है, एमसी का एक फिलॉसफी होती है, एमसी की एक स्टाइल होती है, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि वो कितना इक्विटी कंपोनेंट रखेंगे, कितना वो डेट कंपोनेंट रखेंगे मार्केट डायनेमिक्स को देखते हुए। बैलेंस एडवांटेज फंड वो कैटेगरी है जिसमें फंड मैनेजमेंट को एक बहुत बड़ा रेंज मिला हुआ है कि वो इक्विटी को 0 to 100 ले जा सकते हैं। और जब वो 0 to 100 ले जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर 0 इक्विटी है तो 100 डेट होगा, 50 इक्विटी है तो 50 डेट होगा। ये वाइडर रेंज है। इसमें बाकी जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हमने देखे, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हमने देखे, उसमें रेंज फिक्स थी, इसमें रेंज बढ़ी हुई है। ठीक है। अब मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल लग रहा है यहाँ पे कि कंजर्वेटिव फंड, अग्रेसिव फंड, बैलेंस्ड फंड और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, अगर इन चारों को मुझे एक रैंकिंग देना हो कि इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं? वो फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसे हम ओके। अच्छा, तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करने का बेसिक पर्पस क्या हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करने का बेसिक पर्पस ये हो सकता है, एक इन्वेस्टर अपने फंड मैनेजर पे अगर बिलीव कर रहा है कि फंड मैनेजर इज द बेटर पर्सन, जो मार्केट डायनेमिक्स को समझते हुए वो इक्विटी की रेंज डिसाइड कर सकता है, चूज कर सकता है, जो मैं स्वयं नहीं कर सकता और मैं एसेट एलोकेशन टाइम नहीं कर सकता, उसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड का सिलेक्शन बेहतर है। ओके, तो मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो है, इसमें रिटर्न शायद ज्यादा मिलता होगा एज कंपेयर टू अदर्स। रिटर्न्स नहीं, देखिए आपको ये समझना है कि बैलेंस एडवांटेज फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, अगर इन दो की भी अगर हम बात करें, बैलेंस एडवांटेज फंड एक इन्वेस्टर को डिसीजंस के लिए एक सिलेक्शन दे रहा है कि वो इक्विटी की रेंज और डेट की रेंज उसके पास में एक्सट्रीम में। राइट। जब आप एग्रेसिव हाइब्रिड की बात करते हैं तो वो रेंज 65 to 80% में फिक्स है। राइट। कंजर्वेटिव में 10 से 25 पे फिक्स है। तो इन्वेस्टर्स के पास वाइड चॉइसेस हैं। चॉइस है। ओके। अब जब हम हाइब्रिड फंड्स की बात करें, यहाँ पे मैं एक सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, एक वर्ड मैंने बड़ा सुना हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि यहाँ किस तरह से फिट होते हैं। यहाँ हाइब्रिड फंड्स के किसी भी फंड से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ले सकते हैं। आप कितना विड्रॉ करना चाहते हैं वो आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार डिसाइड करना है। दैट अमाउंट विल गेट रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स और it will come to your bank account, then that you can treat it as your regular income. ओके, मुझे अगर कोई वो लेना है, रिटायरमेंट प्लान की तरह किसी इन्वेस्टमेंट को लेना है, तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मुझे इन फंड्स में, हाइब्रिड फंड? हाइब्रिड फंड्स आपको ऑप्शन देते हैं इक्विटी और डेट के मिक्स का। सेलेक्ट तो आपको ही करना है, मतलब एक इन्वेस्टर को अपने नॉलेज पे, किसी के गाइडेंस में उसको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे फंड्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ, किसी के लिए प्लानिंग नहीं कर सकता। नहीं, आप पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, ये मैं समझ गई हूँ, लेकिन जब हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें क्या समझ के इन्वेस्ट करना है? एग्जैक्टली। जब भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इक्विटी डेट कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली इक्विटी के साथ वॉलेटिलिटी आती है। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा इक्विटी होगी तो उसमें वॉलेटिलिटी और कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा। आपका एपेटाइट और रिस्क प्रोफाइल किस प्रकार का है, उस हिसाब से फंड्स को सेलेक्ट करिए। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ लो वॉलेटिलिटी तो आपको शुरुआत कंजर्वेटिव की तरफ देख के करनी चाहिए, और इफ यू आर ओपन विथ हाई वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली इक्विटी कंपोनेंट बढ़ाना चाहिए। ओके, सो जो हमने शुरुआत की थी, आपने हमें बताया था 4 प्रकार के हाइब्रिड फंड्स हैं, अग्रेसिव, कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड या डायनेमिक, और
चौथा आपने बताया था मल्टी एसेट क्लास, इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है मल्टी एसेट फंड्स? मल्टी एसेट का मतलब होता है हाइब्रिड में दो एसेट क्लास होते हैं। मल्टी एसेट में 3 एसेट क्लास मिनिमम होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये एक एसेट हो गया, दूसरा आपका डेट और इक्विटी, यानी इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर मिलकर के जब बनता है तो दैट इज कॉल्ड मल्टी एसेट। अच्छा, उसमें सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही होता है, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है? गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर ही, बाकी और कमोडिटीज में और कमोडिटी कोई नहीं आती एज ऑफ नाउ। तो इसमें भी परसेंटेज फिक्स्ड है, कितना परसेंट किस में जाएगा? मल्टी एसेट एलोकेशन में हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, बाकी रेंज इज ओपन। 10 इट्स 30%, बैलेंस 70% इज ओपन। बाकी का ओपन है, कहीं भी कितना भी हो सकता है। एग्जैक्टली, रेंज नहीं है फिर किस रेंज नहीं है, मिनिमम 10% हर एसेट क्लास में होना जरूरी है। Okay. बाकी फंड मैनेजर और उनकी जो टीम है वो डिसाइड करती है कि बाकी कितना होना है। तो सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान एक विड्रॉवल प्लान है, वो हम किसी में भी कहीं भी म्यूचुअल फंड्स के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं हाइब्रिड ही हो। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एक विड्रॉल का ऑप्शन है जो किसी भी फंड में आप विड्रॉ कर सकते हो, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, किसी में भी। राइट, किसी में भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। हाइब्रिड फंड्स हाइब्रिड है, कोई भी 2 या 2 से अधिक चीजें मिला दी तो उसको हाइब्रिड बोल दिया। हाँ, हाइब्रिड फंड्स मतलब एक से ज्यादा, एक से वन, ज्यादा। हाँ, और मल्टी एसेट में मतलब 2 से ज्यादा, 3। हाइब्रिड 1 से ज्यादा 2, और मल्टी में 2 से ज्यादा यानी कि 3 या 3 से अधिक। तो अगर खत्म करने के लिए, अपनी बातचीत खत्म करने के लिए मैं ये बोलूं कि हाइब्रिड फंड्स का मतलब है जहां पे इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है, वो हाइब्रिड Exactly. फंड। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है, और ये जो पूरी सीरीज हमारी चल रही है वो इस बात के लिए चल रही है कि आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकें, और आपके इन्वेस्टमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप किस एज ब्रैकेट में हैं, और आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। आशा करती हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट के बेहतर डिसीजंस लेने में। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर हमें लिख के बताइए, जिससे कि हम अगली बार जब ओमनाथ से मिलेंगे तो आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।